नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। देश भर में आज धनतेरस की धूम है। इस दिन लोग नई ज्वेलरी भी खरीदते हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि सोने और चांदी की आज कीमत क्या है। तो बता दें कि आज कीमतों में नरमी देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब 150 रुपए तक गिर गया है। 10 ग्राम सोने का भाव 60,149 रुपए पर आ गया। इसी तरह चांदी की कीमत भी 120 रुपए तक फिसल गई है। एमसीएक्स पर चांदी 71,091 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो कॉमेक्स पर सोने का भाव $1960 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है। चांदी की कीमत भी हल्की गिरावट के साथ $22.77 प्रति औंस पर आ गई है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में दिखी मामूली तेजी। निफ्टी 30 अंकों की मजबूती के साथ 19,425 पे जाके बंद हुआ। तो वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करी जाए तो बैंक निफ्टी 136 अंकों की मजबूती के साथ 43,820 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज के टॉप गेनर्स की बात करी जाए तो एनटीपीसी करीबन 1.91% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर रहा। उसके बाद ओएनजीसी करीबन 1.66% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर रहा। वहीं अगर आज के टॉप लूजर की बात करी जाए तो हीरो मोटोकॉर्प करीबन 2% की कमजोरी के साथ आज का टॉप लूजर रहा। इसके साथ ही साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा भी करीबन 2% की कमजोरी के साथ आज का टॉप लूजर रहा। इसके अलावा अगर बीएससी के शेयर्स की बात करी जाए तो आज बीएससी के 30 शेयर्स में से 11 शेयर्स लाल निशान पे जाके बंद हुए। हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन कांत मुंजाल को लगा बड़ा झटका। आपको बता दें कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज पवन कांत मुंजाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन के चलते करीबन उनके 25 करोड़ के एसेट को अटैच कर लिया है, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। यानी कि दिल्ली में उनकी 3 प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया है। ईडी ने अगस्त में मुंजाल और उनकी कंपनियों के खिलाफ पीएमएलए केस दर्ज करने के बाद छापेमारी की थी, जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि डीआरआई के चार्जशीट का कॉग्निजेंस लेने के बाद दायर किया गया था, जिसमें उन पर इलीगल रूप से भारत से फॉरेन करेंसी को बाहर ले जाने का आरोप लगाया गया था। हाल ही में NoBroker.com की रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें एनआरआई रियल एस्टेट रिपोर्ट 2023 से पता चलता है कि इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर में एनआरआईज का योगदान काफी ज्यादा बढ़ गया है। पिछले 5 सालों में उनका योगदान लगातार बढ़ रहा है। 2019 और 2020 के बीच भारत में कुल रियल एस्टेट निवेश में एनआरआई का हिस्सा लगभग 10% था और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और अब ये 15% तक पहुंच गया। साथ ही रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 2025 तक एनआरआई से इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में 20% योगदान रहने की उम्मीद है। साथ ही आपको बता दें कि सबसे ज्यादा एनआरआई ने बेंगलोर को पसंद किया है, यानी एनआरआई लोगों की पहली पसंद बेंगलोर है। इसके बाद दूसरी पसंद मुंबई है, जिसे 24% एनआरआई खरीदारों ने पसंद किया है। इस बार का फेस्टिव सीजन रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काफी अच्छा रहने वाला है और देश के टॉप 7 बड़े शहरों में 1.50 लाख से ज्यादा घरों के बिकने का अनुमान है। मौजूदा वर्ष 2023 के पहले 9 महीनों में महंगे होम लोन और हाउसिंग प्रोसेस में इजाफा होने के बावजूद जबरदस्त हाउसिंग डिमांड देखने को मिली है और फेस्टिव सीजन के चलते इसे और बूस्ट मिलने वाला है। CBRE ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2023 के फेस्टिव सीजन के दौरान हाउसिंग सेल्स का आंकड़ा 3 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 1.50 लाख यूनिट से ज्यादा रह सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल जनवरी से सितंबर के दौरान हाउसिंग सेल्स में 5% का उछाल देखने को मिला है और कुल 2,30,000 हाउसिंग यूनिट्स की बिक्री हुई है। इस अवधि के दौरान रियल एस्टेट कंपनियों की तरफ से नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग देखने को मिली है। इस दौरान डेवलपर्स ने 2.20 लाख नए हाउसिंग यूनिट्स लॉन्च किए हैं और इस फेस्टिव सीजन के दौरान इस साल 1.50 लाख यूनिट्स बिकने का अनुमान है। दिवाली से पहले मौसम ने दिल्ली एनसीआर वालों को बड़ा गिफ्ट दे दिया है। दिल्ली नोएडा के कई इलाकों में रात भर झमाझम बारिश हुई। मौसम में बदलाव होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही पॉल्यूशन से भी बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 से गिरकर 100 हो गया है। इससे प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना है। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर इन दिनों प्रदूषण की मार झेल रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने आर्टिफिशियल रेन कराने की तैयारी भी कर ली है। दिल्ली में 20 और 21 नवंबर के आसपास आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी, लेकिन इससे पहले सरकार ने पायलट स्टडी कराने का फैसला किया है, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होंगे। इन दिनों सभी कंपनियों की तरफ से अपने तिमाही नतीजे जारी किए जा रहे हैं। वहीं अब पतंजलि फूड्स ने भी अपने तिमाही नतीजे जारी कर दिए हैं। इन नतीजों से पता चलता है कि कंपनी की इनकम में गिरावट आई है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट काफी ज्यादा बढ़ गया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट दोगुना होकर 254.53 करोड़ रुपए रहा। पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने शेयर बाजार को ये जानकारी दी। इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर की समान तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 112.28 करोड़ रुपए रहा था। इस तिमाही में कंपनी की इनकम घटी है, जिसके बाद कंपनी की कुल आय घटकर 7,845.79 करोड़ रुपए हो गई।
जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की समान अवधि में 8,524.67 करोड़ रुपए थी। साथ ही आपको बता दें कि कंपनी ने इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को महाकोष और सनरिच का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की भी घोषणा की है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताया है और करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए 6% ग्रोथ रेट के अनुमान को बरकरार रखा है। एशिया पैसिफिक क्रेडिट आउटलुक 2024 में स्लोइंग ड्रैगन्स, रोरिंग टाइगर्स एंड टाइटल से S&P ने कहा कि धीरे धीरे कैपिटल का डीपेन होना, फेवरेबल डेमोग्राफी एंड प्रोडक्टिविटी में सुधार एसेंशियल ग्रोथ फैक्टर्स है। भारत की इकोनॉमी की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड है। उम्मीद जताई जा रही है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 6% की ग्रोथ, फिर फाइनेंशियल ईयर 2025 और फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 6.9% की ग्रोथ का अनुमान है। इसमें कहा गया है कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ चमक रही है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि ग्रोथ मार्केट सेंटीमेंट को सपोर्ट और रेवेन्यू जनरेशन को बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ही साथ सर्विस सेक्टर में इसका काफी बड़ा रोल रहा है। इंडियाज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI बेस्ड इन्फ्लेशन अक्टूबर में अपने 5 मंथ लॉ यानी कि 4.8% पर आ चुकी है, जो कि सितंबर के महीने में 5.02% रजिस्टर की गई थी। इसके मेजर रीजंस की तरफ नजर डाली जाए तो वो हाई स्टैटिक्स और मेजर सब्जियों की कीमतों में गिरावट है, जिसके बाद अनुमान लगाया गया है कि इस महीने कोर इन्फ्लेशन फेवरेबल बेस इफेक्ट को देखते हुए फ्लैट रह सकती है। अगर अक्टूबर 2022 के रिटेल इन्फ्लेशन की तरफ देखा जाए तो वो करीबन 6.77% था। इस साल अक्टूबर में हर तरह के फूड ग्रुप के प्राइस में प्राइस कट डाउन देखा गया है। वेजिटेबल के अंदर इन्फ्लेशन में करीबन 2% की गिरावट आई है, जिसका एक मेजर रीजन टमाटर और आलू के दामों में आई कटौती भी मान सकते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टेलीकम्युनिकेशन में काम करने वाली कंपनी वी यानी कि वोडाफोन आइडिया को 1128 करोड़ रुपए रिफंड करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि ये जो आदेश दिया गया है ये इसलिए दिया गया है क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे एक केस किया था। उस केस में जो सिचुएशन थी वो ये सिचुएशन थी कि फाइनेंशियल ईयर 15-16 यानी कि 2015-16 में वोडाफोन आइडिया ने एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था। अब जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था तो उसमें वोडाफोन आइडिया का रिफंड बनता था, जो कि अभी तक रिफंड नहीं मिला था। लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आ गया है और साथ में ये भी आदेश आया है कि ये जो रिफंड है ये 30 दिन के अंदर अंदर वोडाफोन आइडिया को दे दिया जाए।